हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शनै एकेडमी हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे 5 से 6 वीडियो बन चुके हैं। उसमें हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 8 को बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की बुक एक्टिविटी को बेहतरीन तरीके से पूरी बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं विथ सॉल्यूशन। देखिए, जो हमारे 2 वीडियो होते हैं उसमें हम चैप्टर को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। देन हमारा जो 3rd वीडियो होता है उसमें हम उसी चैप्टर का बुक सॉल्यूशन या पाठ्य पुस्तक में जो आपकी एक्टिविटी दी हुई होती है उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो ये 3rd वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें इन 5 में से कोई एक शब्द आएगा, उसे आपको सिलेक्ट करना है और ये रिक्त स्थान के अंदर लिखना है। तो पहला देखिए, आपका एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा था कि अगर एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में एक ही प्रकार का पौधा उगाया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फर्स्ट में आपका ये आएगा फसल। सेकंड हो जाएगा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि फसल उगाने से लेकर के उसके भंडारण तक के जो 7 पॉइंट्स होते हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो यही था कि मिट्टी की तैयारी करना। इसके बाद में अगर हमारा 3rd देखें तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3rd, क्योंकि अगर हम एक प्याले में पानी लेंगे उसके अंदर हम मुट्ठी भर बीज डालेंगे तो जो सॉलिड बीज या अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे वो तली में बैठ जाएंगे और जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं या फिर क्षतिग्रस्त बीज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा घ वाला, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या ज़रूरी होता है, जल और पोषक आवश्यक होते हैं। यानी कि अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश, जल और पोषक ज़रूरी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी कि इधर जो आपको कॉलम ए दिया गया है इसका राइट ऑप्शन चूज़ करके आपको इसमें मैच करना है, मैच द कॉलम करना है। यहाँ पर देखिए, कॉलम बी में आपको 5 दिए गए हैं, यानी कि जो एक है इसमें से कोई सा भी वो एक्स्ट्रा दिया गया है वो लास्ट में बचने वाला है। फर्स्ट देखिए, खरीफ फसल। अब खरीफ की फसल कौन सी होगी, अच्छे से हम लोगों को पता है कि खरीफ की जो फसल है वो धान एवं मक्का है, तो ये इसे यहाँ मैच कर दीजिए। सेकंड हो जाएगा रबी की फसल। रबी की फसल में क्या आएगा, गेहूँ, चना एवं मटर, तो हम इसे मैच कर देंगे गेहूँ, चना एवं मटर से। जो हमारा 3rd है, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में क्या आएगा, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि रासायनिक उर्वरक में होता है हमारा यूरिया, सुपर फॉस्फेट और भी दूसरे होते हैं NPK वगैरह एक्स्ट्रा। 4th हमारा हो जाएगा कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में क्या हो जाएगा, जो पशुओं के अपशिष्ट से बनता है, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष आदि इसके अंदर आ जाएंगे। ये सारा कुछ हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था तब हम पढ़ चुके थे। ये देखिए, इसका आंसर यहाँ पर मैंने दिया गया है पूरी तरीके से कंप्लीटली मैच करके, जो कि सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि हमें यहाँ जो दिया गया है उसके 2 एग्जाम्पल हमको देना है। तो हमें क दिया गया है खरीफ फसल, यानी कि खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है धान एवं मक्का, यानी कि ग्रेन और मैस, ये खरीफ की फसल के अंदर आते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ख में हो जाएगा आपका रबी की फसल, तो आंसर है इसका रबी की फसल में आते हैं हमारे गेहूं एवं चना, यानी कि व्हीट और ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको मिट्टी को तैयार करना इस टॉपिक पर एक शॉर्ट नोट लिखना है या फिर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर में पूरा पैराग्राफ दिया गया है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे मैं अपने शब्दों में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर देखिए कि जो फसल को उगाना जो होता है उसकी जो पहली प्रक्रिया होती है वह होती है मिट्टी की तैयारी करना। यह इसलिए आवश्यक होता है कि जो मिट्टी होती है एकदम सख्त होती है, उसे अच्छे से फोड़कर ढीली करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पहली बात तो जो पौधे की जड़ें होती है वह इतनी सख्त मिट्टी में अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट होता है कि यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो अवांछनीय पौधे होते हैं या जो खरपतवार होते हैं वह भी निकल जाते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा यह हो जाता है कि जो मिट्टी की परत पर जो खनिज पदार्थ या जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो अच्छी तरीके से पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो यह हो जाएगा, इन शॉर्ट में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसके बाद ख हो जाएगा आपका बुआई यानी कि सोविंग, यानी कि अब हमें मिट्टी को तैयार करने के बाद उसके बीज को बोना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, मिट्टी की तैयारी के बाद बुआई फसल उत्पादन के लिए दूसरा चरण है, यानी कि मिट्टी को तैयार करना पहला चरण है और जो बुआई यानी कि बीजों को बोना उसका दूसरा महत्वपूर्ण चरण होता है। बीजों को मिट्टी में डालकर मिट्टी की एक परत से ढकना बुआई कहलाता है, यानी कि हम क्या करते हैं कि जो मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा गड्ढा बना करके उसके अंदर बीज डालकर फिर से उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया बुआई कहलाती है। बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन आवश्यक होता है, यानी हमें बीज बोने के लिए अच्छे बीजों का चयन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे बीज लेंगे तभी हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। पौधों को सही तथा पर्याप्त पोषण मिलने के लिए बीजों को समान तथा पर्याप्त दूरी पर बोया जाना आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो पौधे हैं या जो फसल उगेगी अच्छे तरीके से ग्रो हो, हर फसल को हर पौधे को सूर्य का प्रकाश मिले, पानी मिले, मिट्टी से खनिज लवण मिले, तो इसके लिए हमें पौधों को उचित दूरी पर बोया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमने झुंड में बीज डाल दी और जो पौधे हैं वो भी झुंड में उग रहे हैं, तो इससे हर पौधे को सूर्य का प्रकाश और जो पोषक तत्व हैं वह नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उचित दूरी पर बीजों को बोना है, जिससे जो पौधे होंगे वह भी एक बराबर की डिस्टेंस पर उगेंगे, जिससे कि हमारी फसल अच्छी भी दिखेगी और उसको सही तरीके से पानी और पोषक पदार्थ भी मिलेंगे। तो यह बुआई के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अच्छी फसल के लिए अच्छी बुआई अति आवश्यक है, यानी अगर हमें अच्छी फसल चाहिए, अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हमें जो बुआई है वह भी अच्छे से करना होगी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ग वाला पॉइंट हो जाएगा निराई, यानी कि हम इसे निंदाई भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? खेतों में फसल के साथ साथ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार क्या करते हैं कि जो पोषक तत्व या पानी होते हैं उनकी प्रतिस्पर्धा करते हैं हमारी जो वांछनीय फसल होती है उसके साथ में, इसीलिए इन्हें अवांछित पौधे कहा जाता है। यानी कि हम इन्हें उगाते नहीं हैं, यह अपने आप उगाते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ ये प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक तत्वों के लिए, क्योंकि अगर यह खरपतवार फसल में अधिक मात्रा में पाए जाएंगे तो सारा का सारा पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन ये कर लेंगे, ये ले लेंगे और हमारी जो मेन फसल है वह कमज़ोर हो जाएगी। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को खेतों से हटाने का कार्य निराई कहलाता है। यानी इन खरपतवारों को जब हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा खेत से हटाएंगे तो हम उसे निराई कहेंगे। निराई प्रायः हाथों से, खुरपी आदि की मदद से भी
की जाती है। हम हाथ से भी कर सकते हैं और खुरपी या इस तरह के किसी उपकरण से भी हम निराई कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि निराई के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो आपको टिक करना है खुरपी पर। निराई में खरपतवारनाशी जो एक रसायन है उसका भी छिड़काव किया जाता है। यह रसायन कौन सा हो जाएगा? खरपतवारनाशी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, 4D। ऐड कर लेना इसके साथ में, यहाँ इन्होंने नाम नहीं दिया है। यहाँ पर हमारा घ हो जाएगा थ्रेशिंग। यहाँ पर देखिए इसका आंसर में क्या आएगा? फसल तैयार होने तथा कटाई के बाद दानों तथा भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। यानी कि हम फसल को हार्वेस्ट करते हैं, उसको काट लेते हैं। यहाँ से हमने फसल को काट लिया, इस फसल में सब है, उसकी पत्तियाँ भी हैं, यहाँ पर उसके बीज, उसके दाने भी हैं। तो अब इस फसल को काटने के बाद में इस सूखे हुए पौधे से हम उसके दानों को या बीजों को अलग करते हैं, वह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। दानों को भूसे से अलग करना विनोइंग कहा जाता है। यानी कि जो छोटे किसान होते हैं, आपने देखा होगा कि वो हाथ से पटक पटक कर इस तरीके से एक बंडल बना लेते हैं और उसे हाथ से पटक पटक कर उसमें से दाने निकालते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है हम इसे क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर तथा थ्रेसर का संयुक्त रूप होती है। यानी कि अगर हम हार्वेस्टर का यूज़ करेंगे तो उससे सिर्फ हमारी फसल को यहाँ से काटा जाएगा, और अगर हम थ्रेशर का उपयोग करेंगे तो वो क्या करेगा? फसल से दानों को अलग करेगा। लेकिन जो कंबाइन मशीन होगी वह दोनों का काम करेगी। किसका? हार्वेस्टर का भी और थ्रेशर का भी। यानी कि वो फसल को हार्वेस्ट भी कर देगी और जो फसल है उसमें से दानों को अलग भी कर देगी। आजकल फसल के पक जाने के बाद कंबाइन मशीन द्वारा दानों तथा भूसे को अलग किया जाता है। आजकल जो कि कृषि है वह भी आधुनिक हो गई है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, तो वहाँ पर इस तरह की कंबाइन मशीन का यूज़ किया जाता है। भूसे तथा दानों को अलग करने के लिए फटकने का काम या तो हाथों द्वारा या फिर थ्रेशिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, स्पष्ट कीजिए उर्वरक। यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, उर्वरक की जगह पर यहाँ पर फर्टिलाइज़र आएगा। यह मिस्टेक से इन्होंने मैन्योर टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र खाद से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो उर्वरक और खाद है दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, हमें यह बतलाना है। हम पहले भी अच्छे तरीके से इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, उर्वरक का उत्पादन प्रयोगशालाओं में यानी फैक्ट्रियों में होता है। यानी हमारा जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्रियों में बनता है। बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। लेकिन जो खाद यानी मैन्योर होता है उसे खेतों में बनाया जाता है। इसलिए जो खाद होता है वह ज़्यादा उपयोगी होता है उर्वरक के कंपेयर में। सेकंड हो जाएगा, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसे गोबर, मानव अपशिष्ट तथा अन्य जैविक अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो उर्वरक होता है अकार्बनिक होता है, कृत्रिम रूप से हम इसे प्रयोगशालाओं में बनाते हैं, लेकिन हमारा जो खाद होता है वो प्राकृतिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। इसे हम जंतु और पौधों के अपशिष्ट पदार्थों से विघटन के द्वारा बनाते हैं। ग हो जाएगा हमारा, उर्वरक से मिट्टी में हुमस की वृद्धि नहीं होती है। यानी कि जो फर्टिलाइज़र होता है उससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जो मैन्योर या खाद होता है वह मिट्टी में ह्यूमस को प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है या उसमें मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि कर देता है। हमारा घ हो जाएगा, उर्वरक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्योंकि जो उर्वरक होता है वह सीधी सी बात है कि फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, और जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फ़र हुआ, ये सब उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इसी पर्पज़ से उसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। लेकिन जो खाद होता है हम उसे खुद से बनाते हैं, और जो प्लांट और एनिमल
वेस्ट मटेरियल होता है उससे बनाया जाता है, तो इसकी तुलना में यहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं वह थोड़े से कम मात्रा में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है देखते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ हमें बताना है कि सिंचाई क्या होती है और जल को बचाने या जल की बचत करने वाली ऐसे कौन सी सिंचाई की 2 विधियाँ हैं, उनका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो इसका आंसर देखिए कि हम सिंचाई कहते किसे हैं, तो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार खेतों में जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। यानी कि जो किसान होता है एक निश्चित अंतराल के बाद समय समय पर जो खेत होते हैं उन्हें सिंचित करता है, इसे हम सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई को इंग्लिश में कहा जाता है इरिगेशन। जैसे सभी सजीव को जल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पौधे भी सजीव हैं और उन्हें भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है कि जो सजीव है या जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि हम मनुष्य, हमें भी पानी की समय समय पर आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जो पौधे होते हैं वह भी सजीव होते हैं और उन्हें भी एक निश्चित अंतराल के बाद पानी की आवश्यकता होती है। पौधे आवश्यक खनिज पदार्थ मिट्टी से जड़ों के द्वारा ही अवशोषित करते हैं। यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें पौधे मिट्टी से किसके माध्यम से? जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जहाँ पर पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, जैसे बीजों के अंकुरण के लिए, भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए। यानी कि जब जो पौधे होते हैं, आप लोगों को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, जहाँ पर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, इसके बाद में सनलाइट की आवश्यकता होती है, प्लस उन्हें पानी की भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए, फसल को गर्म हवा से उसकी रक्षा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि फसलों के पौधे प्रायः छोटे होते हैं, जिसके कारण उनकी जड़ें ज़मीन में अंदर तक गहराई तक नहीं जा पाती है, जिससे वे ज़मीन की ऊपरी परतों से ही जल का अवशोषण कर पाते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो छोटे पौधे होते हैं वह अंदर तक गहराई तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो ज़मीन की ऊपरी परत होती है, अगर हमने सिंचाई अच्छे से की है तो वह ऊपरी परत से ही जल को अवशोषित कर लेते हैं। अतः अच्छे तथा स्वस्थ फसल के लिए समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। अगर हम टाइम टू टाइम सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी जो फसल होगी वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए देखिए, जो सिंचाई के स्रोत हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। कुएं से कर सकते हैं, नदी से, तालाब से कर सकते हैं, झील के माध्यम से कर सकते हैं, और जो वर्षा होती है डायरेक्ट, उसके द्वारा भी सिंचाई हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने सिंचाई क्या होते हैं देख लिया था। अब जल को संरक्षित करने वाली जो 2 विधियां हैं हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 विधियां हैं हमारी। पहली हो जाएगी छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड सेकेंड हो जाएगी हमारी ड्रिप तंत्र या फिर ड्रिप सिस्टम। तो फर्स्ट देखिए, जो छिड़काव तंत्र होता है उसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मोटर, पंप तथा पाइप की मदद से जल को खेतों तक पहुँचाया जाता है। यानी कि पंप होता है और हॉरिजॉन्टल पाइप लगे हुए होते हैं, जिनके माध्यम से पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं। इस छिड़काव तंत्र की विधि में जल बचत के साथ साथ अधिक दूरी तक जल को पहुंचाया जाता है। यानी कि यह विधि वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल होती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ पानी को भी बचाया जाता है और उसे अधिक दूरी तक भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम पंप की भी मदद लेते हैं। छिड़काव तंत्र का उपयोग प्रायः असमतल भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है। असमतल भूमि यानी कि जो उबड़ खाबड़ जगह होती है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करेंगे। जहाँ नालियों की मदद से जल को पहुँचाना संभव नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो खेत होते हैं वहाँ इस तरीके से पाले या नालियाँ बनी हुई होती है, तो
इसका काम होता है कि पूरे खेत में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना। पर अगर ऐसी नालियाँ हम नहीं बना सकते, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो फिर वहाँ पर हम इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करेंगे। क्लियर? इस विधि में ऊर्ध्व पाइप यानी कि हॉरिजॉन्टल पाइप में नोज़ल लगे हुए होते हैं, यानी कि इस तरीके से पूरे खेत में हॉरिजॉन्टल या फिर ऊर्ध्वाधर पाइप लगा दिए जाते हैं। इन पाइप में बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे नल लगे हुए होते हैं और यहाँ से फव्वारे निकलते हैं और ये पूरी फसल को सिंचित कर देते हैं। इस तरीके से नल या नोज़ल लगे हुए होते हैं, यहाँ से बिल्कुल फव्वारे की तरह या फिर वर्षा की तरह पानी निकलता है और खेत सिंचित हो जाता है। यह ऊर्ध्व पाइप एक मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ये देखिए, ये ऊर्ध्व पाइप एक मुख्य पाइप यानी नीचे एक पाइप है उससे जुड़े हुए होते हैं, जिसमें मोटर पंप की सहायता से जल को भेजा जाता है। यानी कि यह पाइप थोड़े से मोटे होते हैं और पंप की सहायता से यहाँ पर पानी होता है। जल को पाइप में भेजने पर उसमें लगे नोज़ल घूमते हुए वर्षा की तरह जल का छिड़काव करते हैं। मैंने बताया है कि ये जो नोज़ल लगे होते हैं यह गोल गोल घूमते हैं और फव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव करते हैं। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र को अंग्रेजी में ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ड्रिप तंत्र में जल को मोटर पंप की मदद से पाइपों में भेजा जाता है। इस ड्रिप तंत्र की विधि में जल बूंद बूंद कर पौधों पर गिरता है, इसीलिए इसका नाम ड्रिप है, यानी कि ड्रॉप ड्रॉप या फिर बूंद बूंद करके पानी का गिरना। इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे पाइप लगे होते हैं और बिल्कुल पानी जो होता है वो पौधे की जड़ में जाकर ऐसे बूंद बूंद करके गिरता है। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है? ये फलदार पौधे, बगीचे आदि के लिए यह ज़्यादा कारगर साबित होता है। इस ड्रिप तंत्र में से सिंचाई में जल की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि जल की बर्बादी तो दोनों में नहीं होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम में भी कम ही पानी लगता है, लेकिन अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो पानी की ज़्यादा बचत इसमें होती है ड्रिप सिस्टम में, क्योंकि इसमें बूंद बूंद करके पानी के द्वारा सिंचाई होती है। अगर हम यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम में देखें तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेना कि यह कॉफ़ी की खेती के लिए अधिक उपयोगी मेथड होती है। कॉफ़ी जो कि हम पीते हैं, यहाँ पर ये ऐड कर लेना। यहाँ पर तो इन्होंने दिया हुआ है फलदार पौधों के बगीचों में। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर खेत में हम एक के बाद एक फसल कंटिन्यू लेते रहे तो उसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर देखिए, पौधे खनिज लवण तथा अन्य पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। सभी को पता है कि पौधे खनिज लवण, जल सब मिट्टी से प्राप्त करते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से पौधे द्वारा मिट्टी में वर्तमान पोषक तत्वों का लगातार अवशोषण होगा, यानी लगातार वो मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचता रहेगा, जिससे क्या होगा कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और अंततः जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति या तो बहुत कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे खेत जिनकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ऐसे खेतों को ऊसर भूमि या खेत कहा जाता है। इसे अच्छे से याद कर लेना, इसे लिख लेना कि ऐसे खेत जिनकी जो उर्वरा शक्ति होती है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊसर भूमि या ऊसर खेत कहा जाता है। आगे देखिए, अतः यदि खेत में लगातार फसल उगाई जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, मिट्टी ऊसर हो जाएगी, फलतः पौधे नहीं उगेंगे और यदि पौधे उगते भी हैं तो वे पोषण के अभाव में कमज़ोर हो जाएंगे या फिर मर भी सकते हैं और जो फसल होगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये हमने परिणाम देख लिया कि अगर खेत में हम एक के बाद एक फसल लेंगे, बिल्कुल भी गैप नहीं देंगे, तो क्या हाल होने वाला है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण किस तरह से करते हैं। इसका आंसर देखिए कि खरपतवार जो होते हैं, खेतों में जो अवांछनीय पौधे उगे हुए होते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और यह खरपतवार क्या करते हैं, हमारी जो मुख्य फसल होती है उससे पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये देखिए ये हमारी मुख्य फसल है यानी गेहूं की, और ये यहाँ पर खरपतवार उगे हुए हैं जो कि प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक पदार्थों और जल की। तो इन अवांछनीय पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। आगे देखिए इनका नियंत्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, फसल के साथ उगने वाले खरपतवार को हाथों से, खुरपी आदि की मदद से जड़ से उखाड़ दिया जाता है, यानी कि हम इसे हाथों से जड़ से उखाड़ सकते हैं निराई करके, या फिर हम खुरपी से, एक उपकरण होता है उससे खुरच कर निकाल सकते हैं। जड़ से उखड़ जाने के कारण ये पौधे मर जाते हैं और इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे, निराई कहेंगे। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाता है, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशी का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, हर्बिसाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हम इसे हर्बिसाइड्स कहेंगे इन इंग्लिश। खरपतवार नाशी एक रसायन होता है यानी एक केमिकल होता है, इसे पानी में मिला करके इसका खेतों में हम छिड़काव करते हैं। तो यह हमारी मुख्य फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाता है और जो अवांछनीय खरपतवार होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए, फसल से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए हम जुताई करते हैं। जुताई से खेत में पाए जाने वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं, यानी कि जो बाद की जो बुआई के बाद तो हम खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ उपाय करते ही हैं, लेकिन जो पहली प्रक्रिया होती है हमारी मिट्टी को तैयार करना, वहाँ पर भी हम एक बार हल से उसे जोतते हैं जिससे कि खरपतवार उस वक्त भी उखड़ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का एक रेखा चित्र तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक आपको 7 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर एक प्रक्रिया लिखी हुई है। तो इन 7 बॉक्स को इन्होंने गलत तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से अरेंज करना है। किस सीक्वेंस में कि गन्ने की फसल को हम उगाएंगे तो हम कौन सी प्रक्रिया पहले करेंगे, उस सीक्वेंस में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करना होगा, खेत की जुताई करना होगा, यानी किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना है। तो हमारी पहली प्रक्रिया क्या हो जाएगी, मिट्टी को तैयार करना या फिर खेत की जुताई करना। तो सबसे पहला बॉक्स हम लगाएंगे 6 नंबर वाला। सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा मिट्टी को तैयार करना। खेत की जुताई कर ली है तो फिर हमें क्या करना होगा, मिट्टी को तैयार करना होगा, उसे समतल करना होगा। इसके बाद में थर्ड हमारा हो जाएगा बुआई। खेत की जुताई कर ली है, मिट्टी को समतल कर लिया है, तो फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, उसमें बीज को बोना है। तो फिर हमारा हो जाएगा बुआई। इसके बाद में फोर्थ देखिए, बुआई के बाद में हमने बीज भी बो दिया है, फिर हमें क्या करना है, उसकी सिंचाई करना है। सिंचाई हो गई है। अब सिंचाई के बाद में हम क्या करते हैं, खाद देते हैं। तो उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, खाद देना है। लास्ट हमारा हो जाएगा खाद देने के बाद में हम क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। तो फिर हमारा थर्ड नंबर का बॉक्स हो जाएगा फसल की कटाई करना। और लास्ट हमारा हो जाएगा फसल को चीनी मिल में भेजना। चूँकि ये हमारी फसल गन्ने की है तो फिर उसे हार्वेस्ट करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद हम उसे कहाँ भेजेंगे, चीनी की मिल में हम उसे भेज देंगे। तो ये देखिए हमारे पूरे 7 बॉक्सेस को हमने अरेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पर आएगा छठा बॉक्स, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर 7वां, फिर तीसरा और पहला। इसी के साथ में आज आपकी चैप्टर नंबर 1 की जो एक्टिविटी होती है वह खत्म होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। थैंक यू।